नमस्कार साथियों, मैं विशाल गौतम ऑन सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने देखा कि पिछली क्लास में हमने माइंडसेट तरीके से माइंड के जो है माइंड मैप के द्वारा रिवीजन कराने का जो काम किया है, उसी के तौर पर हमने आज अगली जो क्लास है उसी के माध्यम से जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उसके जो कारण मतलब जो इसके कारण है, निवारण है, उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि पिछली क्लास में हमने गांधी जी के बारे में जाना, उससे पिछली जो माइंड मैप से पिछली क्लास थी, तो उसके बाद हमने अब जो क्लास है उसमें हम देखेंगे जो इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे पीट्स इंडिया एक्ट है या फिर दिल्ली दरबार हुआ या फिर बंगाल विभाजन के तौर पर या और भी कई ऐसी घटनाएं हैं, तो उनके बारे में जानेंगे जो पिछली जो पेपर के माध्यम से काफी दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो आप पॉइंट ऑफ व्यू देखते रहें। तो इसी प्रकार जो हमारी क्लास होगी, जो बेस है आज के महत्वपूर्ण टॉपिकों पर, यानी इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। आजादी से पहले जो मुख्य तथ्य हैं वो क्या है, एक बार नोट कर लें। तो क्या है, आजादी से पहले महत्वपूर्ण घटनाएं या फिर महत्वपूर्ण घटनाएं महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि सर्वप्रथम हम जानेंगे जैसे कि जो व्यापारिक कंपनी, जो अंग्रेजी कंपनी है, एक व्यापारिक तौर पर भारत में आती है, लेकिन 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा उसे प्रशासन और कंपनी के दो भागों में बांटने का काम करेगा। तो उसी के बारे में देखेंगे। जैसे पीट्स इंडिया एक्ट हुआ या फिर कोई चार्टर एक्ट हुआ, 1793 का चार्टर एक्ट हुआ, तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट में दरअसल है क्या, पीट्स इंडिया एक्ट के दौरान क्या क्या बदलाव करेगा ये कंपनी में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसका हमने जाना कि 1600 ईस्वी में उसका गठन स्थापना होती है। कहाँ पर? ब्रिटेन में। भारत में इसकी 1600 में होती है, लेकिन ब्रिटेन में 1600 यानी 1599 में होती है। तो उसी के बारे में जानेंगे। जैसे 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आता है, जो ब्रिटेन की तरफ से आता है, तो उसके द्वारा क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस अधिनियम से क्या होता है, जो एक्ट है यानी एक अधिनियम है, अधिनियम ये क्या है, एक अधिनियम है। जैसे कि संशोधन अगर कहें कि जो फेरबदल है, अगर हम देखें हमारी जो भारत की राज्य व्यवस्था है जो किसके माध्यम से चलाई जाती है, संविधान के माध्यम से। तो उसी के तौर पर जो कंपनी है उसमें जो थोड़े जो बदलाव होते हैं वो किसके एक्ट के द्वारा लाए जाते हैं, जो एक्ट होते हैं उनके द्वारा उन्हें बदलाव किया जाता है। जैसे कि जब 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आया, तो उसमें क्या क्या बदलाव किए गए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके दो प्रशासन थे। जब इससे पहले जो आई थी, जब ये व्यापार करती थी, लेकिन इसके बाद इस क्या हुआ, ये किंग मेकर बन गया। और किंग मेकर के उपरांत ही इन्होंने क्या किया कि जो भारत में प्रशासन को क्षेत्र है उसमें दखल करने लगे। तो उसी के दौरान तो ब्रिटेन से जो एक्ट आता है, कौन सा, 1784 का, तो उसके अंतर्गत इसको प्रशासन इसको दो भागों में बांटने का काम किया, प्रशासन व व्यापार। लेकिन इससे पहले क्या कर रही थी, 1784 से पहले क्या कर, प्रशासन भी यही कर रही थी और व्यापार का भी काम यही संभाल रही थी। लेकिन इसको दो भागों में बांटने का काम किया 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। 1784 पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इन्हें अलग अलग कर दिया गया, इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया, अलग अलग भागों में बांट दिया गया। पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी का प्रशासन जो है दो भाग, कंपनी के जो है दायित्व जो है, उसका कार्य जो है दो भागों में बांटने का काम किया गया। पहला प्रशासन में, दूसरा व्यापार में। यानी प्रशासन यानी यहाँ जो
जो वहाँ के नवाब थे उनके ऊपर अधिकार करने के उपरांत यह अब प्रशासन करने लगी है और व्यापार करने लगी है। लेकिन इस कंपनी के अब दो काम, ये जो काम बढ़ गया है, तो इसी के उपरांत इसने इसके जो प्रशासन है और व्यापार है, इन दोनों को अलग अलग भागों में बांट दिया कि प्रशासन का काम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत या ईस्ट इंडिया कंपनी से दो भागों में बांटकर करने का काम किया है। कि जो अब इस समय पे बताएं कि इस समय का जनरल कौन है, तो इस समय के गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग्स। इस समय के गवर्नर जनरल, इस समय के गवर्नर जनरल कौन है, तो कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो इस टाइम का गवर्नर जनरल, जो 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट आता है, तो उस समय कौन थे गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसके बाद जानेंगे हम अगला जो अधिनियम है, जो महत्वपूर्ण अधिनियम है, उसके बारे में जानेंगे। कौन सा, 1793 का 1793 का 1793 का 1793 का चार्टर एक्ट। इस कंपनी का जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो बनाई गई थी, वो 20 वर्षों के निर्धारित समय के लिए बनाई गई थी। लेकिन जब 20 वर्ष के उपरांत जब होता था, यानी 20 वर्ष खत्म हो गए, यानी कंपनी के 20 वर्ष खत्म हो गए, तो उसके अंतर्गत एक कोई चार्टर एक्ट आता है। कौन सा, 1793 का चार्टर एक्ट आता है। तो इसमें कंपनी के जो कार्यकाल है उसको कितना 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। इसके अंतर्गत जैसे मान लो, अगर आपको कोई लीज पर या फिर एक टाइम पीरियड पर आपको मैं कुछ चीज देता हूँ कि इसको केवल तुम 10 साल तक ही परमिट है आपके पास इसका चलाने का या फिर आपको इसके बरतने का, तो उसको 10 साल का परमिट है। लेकिन उस परमिट को बढ़ाने के लिए या फिर कोई भी ऐसी चीज कराने के लिए, तो उसके लिए आपको कोई संशोधन या फिर उसमें बदलाव करवाना पड़ता है। तो उसी के तहत तो 1793 का चार्टर एक्ट आता है। उसके अंतर्गत इसका 20 वर्षों के लिए, इसका कार्यकाल 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। इसका कार्यकाल, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल 20 वर्षों तक बढ़ाया गया। 20 वर्षों तक बढ़ाया गया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो इंडिया में शासन कर रही है, तो व्यापारी कंपनी जो पहले व्यापारिक आती है, फिर बाद में किंग मेकर बन जाती है, जो 1757 के युद्ध के बाद किंग मेकर, और उसके बाद 1764 का उसको निर्णायक युद्ध जो है, उनको पूरी तरह से शासन को ग्रहण करने का काम करता है। कौन सा, 1764 का बक्सर का युद्ध। तो 1793 में चार्टर एक्ट आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 20 वर्षों के लिए इसका कार्यकाल और बढ़ा दिया जाता है। जो पहले जो इसका मान लो, इसका जो फरमान होता है कि आपको बस इसमें 20 साल के लिए ही कार्य करना पड़ेगा, या 20 साल के लिए आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, या फिर 20 साल की लीज पर आप यहाँ काम कर सकते हैं। तो उसको बढ़ाने का काम किया गया। किसके, चार्टर 1793 का चार्टर एक्ट आता है। उसके अंतर्गत इस ब्रिटिश, और इसमें क्या है कि जो ब्रिटिश के अंतर्गत जो काम करते थे, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंतर्गत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंतर्गत जो काम करते थे अधिकारी जो हैं, उनका वेतन में संचित निधि से दिया जाने लगा। जो इसके अंतर्गत जो कार्य करने वाले थे, तो उनके वेतन को कहाँ से दिया, संचित निधि से देने जाने लगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो व्यापार अधिकारी हैं, इस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश अधिकारियों को ब्रिटिश अधिकारियों को वेतन संचित निधि से दिए जाने लगा।
संचित निधि से दिया जाने लगा। यानी संचित निधि यानी जैसे अगर बात करें हमारे जो गवर्नर यानी हमारी जो सरकार है, तो जो सरकारी खाता होता है, सरकारी खाता संचित निधि, जिसे संचित निधि कहते हैं, तो संचित निधि से ये ब्रिटिश अधिकारी हैं यानी ब्रिटिश के जो भी उच्च अधिकारी हैं फिर अधिकारी लेवल के सदस्य हैं, तो उनको कहाँ से दिया जाने लगा? संचित निधि से वेतन दिया जाने लगा। किस एक्ट के द्वारा? 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1700 चार्टर एक्ट के द्वारा दिया जाने लगा। तो और ऐसी क्या चीज थी ऐसी जो इनमें दिए जाने लगी? तो इसका 20 वर्षों तक कार्यकाल बढ़ाया गया और इसके अधिकारी हैं उनको संचित निधि से वेतन दिया जाने लगा। किसके अधिकारी को? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी को सरकारी संचित निधि से वेतन दिया जाने लगा। तो इसके अंतर्गत और पढ़ते हैं तो 1713 जो 1813 इसके बाद आता है 1813 का जो एक्ट है, 1813 का एक्ट। तो चार्टर एक्ट के बारे में बात करें, 1718 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। तो इसके अंतर्गत ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमें जाननी है? तो इसके अंतर्गत जैसे कि मानो कि भारत में जो मशीनरियों का आगमन होता है, मशीनरी यानी जो आप देखोगे कारखाना में मशीनों का काम में होता है, तो इसके जो अंतर्गत है मशीनरियों का आगमन, ईसाई मशीनरियों का आगमन क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर भारत में यानी भारत में ईसाई मशीनरियों का आगमन जिनमें से जैसे भारत में ईसाई मशीनरियों का आगमन जिनमें 2 अधिकार दिए गए, जिसमें 2 अधिकार दिए गए। क्या वो 2 अधिकार क्या क्या थे? तो 2 अधिकार थे, 2 अधिकार दिए। तो अधिकार 2 क्या थे? जो चीन के साथ चाय का व्यापार, जिनमें से एक अधिकार है चीन के साथ चाय का व्यापार, चीन के साथ चाय का व्यापार। और दूसरा क्या था? दूसरा था चीन के साथ चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार। तो ये 2 चीज थी, चीन के साथ व्यापार करना और चीन का व्यापार करना, यानी चीनी चाय का व्यापार करना। चीन पहला था है चाय का व्यापार करना और दूसरा है चीन के साथ व्यापार करना। पहला है 2 अधिकार दिए, चाय का व्यापार, नंबर 2 पहले चीन के साथ व्यापार नहीं था, तो दूसरा था चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार और चीन का व्यापार, चीन के साथ व्यापार सॉरी। तो 2 अधिकार क्या कौन कौन से? 2 अधिकार दिए गए, तो चाय का व्यापार करना और चीन के साथ व्यापार करना। चीन के साथ कोई भी चीज वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार करना, जैसे कि मान लो कोई चीज है चीन देश के साथ भारत को लेना और भारत से चीन को लेना, आयात निर्यात जो आपने पढ़ा होगा। इसी के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसी के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर जो अधिकार है समाप्त कर दिए। जो ये है 2 अधिकार जो थे चाय का व्यापार और चीन का व्यापार, इसके अंतर्गत और बाकी व्यापार जो अंतर्गत हैं उनको समाप्त करने का काम किया गया। इसके अंतर्गत जो क्या किया गया, तो इसके अंतर्गत को छोड़कर इन दोनों 2 अधिकारों को छोड़कर इन 2 अधिकारों को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है पहले व्यापार का कार्यभार संभालती थी, यानी पहले व्यापार करने के माध्यम से भारत में आते हैं, लेकिन भारत में आने के उपरांत जब 1757 की क्रांति होती है, 1757 की जो युद्ध होता है प्लासी का युद्ध, तो प्लासी के युद्ध में जब अंग्रेजों का भाग वो होता है यानी इन्वॉल्वेशन हो जाता है,
तो इन्वॉल्वेशन के मुताबिक जब ये उस युद्ध को जीत जाते हैं तो उसके बाद ये बन जाते हैं किंग मेकर, यानी यहाँ पर राज करने के माध्यम से तो बसने लगते हैं। फिर 1764 का एक ऐसा युद्ध निर्णायक युद्ध है जिसके अंतर्गत वह सारे जो वहाँ का क्षेत्र है उसको कब्जा करने यानी उस पर शासन करने के काबिल हो जाते हैं। तो उसी के अंतर्गत अब इनका जो महत्वपूर्ण जो कार्य था व्यापार करना, ये व्यापार करने को बस इन दो चाय का व्यापार करना और चीन के साथ व्यापार, यानी जो अंग्रेज थे वो चाय के आदी हो चुके थे, यानी चाय को एक मान लो चाय का लत जो है लगा हो जाती है। तो उसके अंतर्गत चाय का व्यापार है, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार करने का उनके ये दो जो अधिकार थे, इन दो अधिकारों को छोड़कर उन्होंने सारे जो व्यापारिक अधिकार है समाप्त कर दिए। किसके अंतर्गत? 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा। यानी चाय का तो व्यापार होगा ही होगा और चीन के साथ भी व्यापार होगा, तो केवल इन दो व्यापारिक जो अधिकार हैं बस इनको छोड़ो, बस इन दो व्यापारों को करो और बाकी सबको छोड़ दिया गया। किसके अधिकार के? यानी 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। इसके बाद देखते हैं जो 1833 का चार्टर एक्ट आता है। 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर, सॉरी 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हुई हैं? तो इस एक्ट के अंतर्गत जैसे कि बंगाल गवर्नर जनरल का यानी गवर्नर जनरल का भारत का गवर्नर जनरल बनना। इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या हो, ऐसी महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं? तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, तो इससे पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा क्या होता है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा, भारत का पहले जो था वो क्या था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा अब किसके, अब यानी 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत 1813 का जो चार्टर एक्ट आएगा उसके अंतर्गत जो बंगाल गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगेगा, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी जो पहले मान ली बात करें, यानी जो इसकी 1813 से चार्टर एक्ट पहले उसे क्या कहा जाता था, जो वहाँ का हेड ऑफ इंचार्ज था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो आता था हेड ऑफ इंचार्ज, यानी कंपनी को संभालने का काम जो करता था वो उसे क्या कहा जाता था, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। लेकिन जो 1833 का चार्टर एक्ट आता है तो उसके अंतर्गत इसको जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे भारत का गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी जाती है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो उसी के अंतर्गत देखें तो विलियम बेटिंग है, पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेटिंग। तो इसके अंतर्गत कौन था पहला गवर्नर जनरल? पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेटिक, विलियम बेटिक। तो पहला गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेटिक। तो विलियम बेटिक जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है, लेकिन अगर कहें कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो यह भी भारत का जो बंगाल है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन कहा जाएगा? विलियम बेटिक ही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल प्लस भारत का पहला गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेटिक। विलियम बेटिक कौन है? भारत का पहला गवर्नर जनरल। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेटिक। विलियम बेटिक, तो विलियम बेटिक है भारत का गवर्नर जनरल।
तो इसके अंतर्गत देखेंगे तो अगला एक्ट है चार्टर एक्ट। जो चार्टर एक्ट है 1833 के अंतर्गत हमने इसे देखा कि इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया है। और ऐसे क्या बदलाव थे, तो इसमें गवर्नर जनरल के अंतर्गत जो है जो विलियम बेटिक है वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो 1833 में एक ऐसी व्यवस्था आई, 1833 में अंग्रेजी व्यवस्था, यानी अंग्रेज को जो अंग्रेजी व्यवस्था है तो आधिकारिक भाषा बनाने का काम करेंगे। तो 1833 में एक ऐसा कार्य हुआ, 1833 में अंग्रेजी को अधिकार भारत की आधिकारिक भाषा बनी। अंग्रेजी को भारत की बनी या बनाई 1833 के एक्ट के द्वारा। इस कौन सा एक्ट, 1833 के एक्ट के अंतर्गत। और क्या हुआ कि 1833 के एक्ट के अंतर्गत अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाई गई, लेकिन एक नोट करने वाली बात एक और है, जैसे कि मानो अगर 1833 के सारे अधिकार समाप्त हो गए, इसी के अंतर्गत 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है के सारे अधिकार जो हैं व्यापारिक अधिकार, सभी व्यापारिक अधिकार जो सभी हैं, सभी व्यापारिक अधिकार, सभी अधिकार व्यापारिक अधिकार, सारे व्यापारिक अधिकार यानी सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। अठारह में सर आपने बोला था 1893 में कंपनी ने 2 अधिकार रखे और बाकी सब समाप्त कर दिए, लेकिन जो 1833 का एक्ट आता है उसके अंतर्गत सारे व्यापारिक अधिकार हैं जो कंपनी है व्यापार करने का काम ही बंद कर दी है। किसमें, 1833 के एक्ट के द्वारा इसने सारा काम बंद कर दिया। लेकिन अब इनका काम क्या हो गया कि भारत पर शासन करना और वहाँ की जो प्रभुत्ता है यानी जो वहाँ का जो धन है या फिर कोई भी ऐसी चीज मिली है उसको अपने देश ले जाना, तो उनका ये कार्य हो गया है अब व्यापार कार्य को बंद करके। लेकिन इसके अंतर्गत और भी ऐसे एक्ट आते हैं जिनके कारणों से जो भारत में और इनकी स्थायित्व को मजबूत बनाने का काम करते हैं। तो उसके अंतर्गत हम जानेंगे, जैसे कि 1853 का चार्टर एक्ट आता है, 1853 का चार्टर एक्ट जो 1853 का चार्टर एक्ट है जो किसके अंतर्गत आता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। तो 1853 का चार्टर एक्ट, इसके अंतर्गत क्या क्या बातें हैं जो हमें जाननी है। तो इसके अंतर्गत है सिविल सर्विस की परीक्षा। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि सिविल सर्विस की परीक्षा स्टार्ट हुई। सिविल सर्विस की परीक्षा, स्टार्ट की। सिविल सर्विस की परीक्षा स्टार्ट की 1853 यानी कि ये किसका काल है, डलहौजी का। डलहौजी, जिसके अंतर्गत डलहौजी के अंतर्गत क्या, रेल को चलाना, पोस्ट यानी तार, विद्युत तार का उपयोग करना, यानी आगरा से जो बंगाल से आगरा तक चलाने का काम किया गया किसके काल में, डलहौजी काल में। ट्रेन चलाने का इसी के काल में। सिविल सर्विस की परीक्षा स्टार्ट हुई इसी के काल में। वैली जली ने सिविल सर्विस है उसको यानी उसको जनने का काम किया, यानी उसका जनक जो कहा जाएगा किसको, वैली जली को। तो इसी के अंतर्गत जो 1853 का चार्टर एक्ट है इसके अंतर्गत ऐसी और क्या क्या बातें हैं जो हमें जाननी है। तो इसके अंतर्गत है जो इस समय का गवर्नर जनरल है, बता दिया मैंने आपको। तो इस समय यह है क्या है, इस समय का गवर्नर जनरल है, इस समय का
इस समय का गवर्नर जनरल, इस समय का क्या है, गवर्नर जनरल कौन है इस समय का, डलहौजी। डलहौजी कौन है इस समय का गवर्नर जनरल। तो इसके अंतर्गत सिविल सर्विस की परीक्षा की स्टार्ट की किसने की, डलहौजी के द्वारा 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो इस समय का जो डलहौजी है, तो इन्होंने पहले भारतीय हैं, बात करें सिविल सर्विस से रिलेटेड, जो पहले भारतीय हैं, पहले अगर आपसे पूछा जाए कि पहले भारतीय जिन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा जो है पहले भारतीय जिन्होंने सिविल परीक्षा पास की, तो कौन है, जिनसे पहली परीक्षा पास की, तो वो कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिन्होंने पहली सिविल परीक्षा पास की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली सिविल परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति कौन है, भारतीय व्यक्ति, तो कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिन्होंने पहली बार परीक्षा पास की। तो सिविल सर्विस परीक्षा जो है कब से कब तक चली, स्टार्ट हुई है, जो लंदन में हुई है। सिविल परीक्षा का स्टार्ट कब हुआ है, तो 1853 से 1923 तक, 1853 से 1923 तक, 1923 तक जो परीक्षाएं सिविल सर्विस की परीक्षा स्टार्ट हुई 1853 से 1923 तक। इसके बाद सिविल परीक्षा जो है उसका नामकरण हो जाएगा, जो हम आगे की क्लासों में बात करेंगे, जो क्या क्या बदलाव हुए हैं तो उनके बारे में। तो इसी के देखें तो पहले ICS ऑफिसर जो भारतीय हैं, इसी के अंतर्गत जो पहले ICS भारतीय अफसर, पहले ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर हैं, पहले ऑफिसर कौन है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है कौन है, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले ICS ऑफिसर, सत्येंद्र वो नहीं जो सत्तू, कभी आप सोच रहे हो सत्तू, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले ICS ऑफिसर हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसके बाद और कौन से चार्टर एक्ट है जो महत्वपूर्ण है, तो इसके बाद हम देखेंगे तो चार्टर एक्ट है 1892 का चार्टर एक्ट, 1892 का चार्टर एक्ट, 1892 का चार्टर एक्ट, जो 1892 का चार्टर एक्ट है 1892 के चार्टर एक्ट के बारे में जानेंगे। जो 1892 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत हमें किन किन बातों को जानने को मिला, तो 1892 के इसके तहत भारत में पहली बार बजट पर बहस हुई। इसमें भारत में इसमें इसके तहत भारतीयों को पहली बार इसमें बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। इसके तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। इसके तहत 1892 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। यानी इससे पहले जो बजट आता था उसके संदर्भ में कोई भी भारतीय उसके संदर्भ में कुछ नहीं कह सकता था। यानी
मान लो किसी के लिए इतनी आमदनी आई है या फिर पूंजी आई है, मान लो अगर सड़क व्यवस्था के लिए मान लो 100 रुपए आए हैं, एक आंकड़ों में मैं कह रहा हूँ कि 100 रुपए आए, तो उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कह सकता, यानी जो आए हैं उसके ऊपर कोई संदर्भित वाक्य या कथित या कोई भी ऐसा उस पर तथ्य नहीं होता था। तो उसके अंतर्गत क्या हुआ कि अब 1892 का एक्ट आया है, उसके अंतर्गत अब हाँ, तो 1892 चार्टर एक्ट के अंतर्गत अब बजट पर बहस होने लगी है, बहस होने का अधिकार मिल गया है, यानी इस पर बहस कर सकते हैं, अब बहस कर सकते हैं। अरे यार सॉरी, तो और भी ऐसी क्या क्या चीजें जो इसके बाद हुई, तो लोग इस पर बहस तो कर सकते थे, इसमें भी है था, आप बहस कर सकते हो केवल, लेकिन इसमें बदलाव नहीं कर सकते थे। इसमें कोई भी बदलाव क्या, इसमें क्या था कि परंतु इसमें क्या था, परंतु वीटो का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो वीटो पावर होती है कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर, जो वीटो पावर होती है राष्ट्रपति के पास, कि अगर कोई संविधान के संशोधन में कोई बजट आता है तो राष्ट्रपति के पास ये होती है कि उसके स्वविवेक की वीटो पावर होती है, यानी वो अपनी विवेक स्वविवेक से उन वीटो पावर का यूज कर सकता है। जैसे पॉकेट वीटो हुई या फिर जैसे और भी कैसी हैं, और भी बहुत वीटो हैं जो उनके बारे में आप फिजिक्स का सॉरी फॉर्मेलिटी वाले हिसाब से पढ़ सकते हैं, जिसमें बैक टू द टॉपिक, जिसमें हम देखें कि इसमें यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं यूज कर सकते, इसमें वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते, इसमें वीटो का यूज नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते। किसी में जो बजट आया है उस पर बहस की जा सकती है, लेकिन उसमें वीटो का यूज नहीं कर सकते, उसमें वीटो का यूज नहीं कर सकते, इसमें वीटो का यूज नहीं कर सकते। तो इसमें वीटो का यूज नहीं किया गया और बजट पर बहस हुई, बजट पर बहस स्टार्ट हुई। तो इसके अंतर्गत और भी देखें जो है, इसके अंतर्गत जो है इसके गठन के अनुसार, इसके अनुसार जो 1892 का चार्टर एक्ट है, यानी चार्टर एक्ट अधिनियम जो है, इसके अनुसार प्रांतीय विधान, जो प्रांतीय विधानसभा है, प्रांतीय विधानसभाओं का गठन किया गया। जिसमें सदनों की संख्या 60 थी, जिसमें सदनों की संख्या कितनी थी, जिसमें सदनों की संख्या कितनी है, 60, जिसमें सदनों की संख्या 60 थी, जिसमें सदनों की संख्या 60 थी। 1892 का जो चार्टर एक्ट है, इसके अंतर्गत जो है इसमें बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, लेकिन वीटो पावर यूज नहीं कर सकते। वीटो पावर, जिसमें कि वीटो पावर एक ऐसी व्यवस्था होती है, जैसे कि आपको कोई सदन बजट आया है, तो बजट के ऊपर कोई विधेयक आया है, तो उसमें वीटो का यूज करते ही या वीटो में कोई फेरबदल के लिए राष्ट्रपति के लिए मान्य नहीं होगा, यानी उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर मान्य नहीं होगा। तो वीटो का यूज कुछ ऐसे संदर्भों के लिए किया जाता है, जिसमें अगर आप जाने तो इस वीटो के बारे में जाने तो आपको अधिक जानकारी मिल सकती है। लेकिन इसके अनुसार और क्या किया गया और क्या बदलाव किए गए, तो इसके अंतर्गत प्रांतीय विधानसभाओं का गठन किया गया, प्रांतीय विधानसभाओं का गठन किया, जिसके अंतर्गत सदनों की संख्या 60 की, कितनी थी, सदनों की संख्या कितनी थी, 60, जिसके अंतर्गत सदनों की संख्या 60 थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज की जो टॉपिक्स हैं, जो एक बार आप देख लेना कि जो अगर आपसे कहीं से समझ नहीं आया तो उसके बारे में हमें बताएं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे द्वारा आपको समझाया नहीं जा सकता, तो उनके बारे में हम और अधिक प्रयास करेंगे जो अधिक अच्छे से समझाया जा सके। तो जो भी हमारी कमी हो या फिर आपके अंतर्गत आती दिखाई देती हो तो उन्हें संदर्भित करें। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।